फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एक नए टॉपिक की, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल AMR कर्तव्य। मेरा नाम है अंशिता। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट को समझने से पहले हम लोग ये दो केस समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक बॉल दी, यहाँ पे दो केस हैं, केस 1 एंड केस 2। दोनों में क्या है, एक बॉल है जिसका मास हम लोगों ने 5 किलोग्राम एज्यूम किया है, 5 किलोग्राम एज्यूम किया है, और ये इस समय स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, इसे मूव नहीं कर रही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस बॉल विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless any external force will apply on it। जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये अपनी क्या करेगी, स्टेट चेंज नहीं करेगी। अब क्या है, जब स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नाउ व्हेन वी विल अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस ball then it will change its state from rest to motion in a particular direction। हमने क्या किया, बॉल में इस तरफ फोर्स लगाया। जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगी, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को छोड़कर स्टेट ऑफ मोशन में आएगी, और जब मोशन करेगी तो किस वेलोसिटी से मूव करेगी, हमने एज्यूम कर लिया कि ये v = 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये बॉल मूव करी, ठीक है। ये तो हमारा केस 1। अब केस 2 में क्या है, वही बॉल है, सेम वेट का 5 किलोग्राम वेट है, उसकी अब स्टेट ऑफ रेस्ट पे है ये भी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन हमने इस बार क्या किया है, हमने पिछली बार से ज़्यादा फोर्स लगाया है इस बॉल में। वी आर अप्लाइंग मोर फोर्स देन बिफोर ऑन दिस बॉल, सो व्हाट विल हैपन, इट्स वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, फोर्स ज़्यादा लगाया है, तो क्या होगा, उस बॉल की वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने लेट्स अज्यूम किया कि v = 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। हम लोग अब बात करेंगे मोमेंटम की। सबसे पहले हम लोग बात करें, जब हमारी बॉल स्टेट ऑफ रेस्ट पे थी तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, PI, मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एज वी ऑल नो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मास है हमारा m और इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, u, तो हम लोग लेंगे u, ठीक है। हम लोग फाइनल मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम की कब, जब हमारी बॉल मोशन कर रही है, मतलब मोशन कर रही है गाइस। अब जब बॉल मोशन कर रही है तो क्या है, हमने फोर्स जो है बॉल पर लगाया है, तो उसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास क्या रहेगा, थ्रू आउट द पीरियड सेम रहेगा, ठीक है। चेंज क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कि इनिशियल पे क्या था, 0 वेलोसिटी थी और चेंज होकर क्या हो गई, वेलोसिटी v हो गई। तो हमारा मास क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम मास सेम रहेगा वही, और वेलोसिटी हो जाएगी v। तो हमने ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल लिया, हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम क्या आता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P = फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला हमने निकाला है mv, और इनिशियल मोमेंटम का माइनस mu, ठीक है। वी कैन टेक m कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो v minus u। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ m, v एंड u इन दिस इक्वेशन, ठीक है। डेल्टा v चेंज इन मोमेंटम, मास की वैल्यू थी हमारी 5 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 10, ठीक है, 10, और इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 0 जब हमारी बॉल रेस्ट पर थी, तो ये 0। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50। हम लोग यूनिट क्या होगी इसकी मोमेंटम की, m की हो जाएगी किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये तो तब थी हमारी जब हमने बॉल पर थोड़ा सा फोर्स लगाया था। हम लोग अब निकालते हैं कि हम लोगों ने जब और ज़्यादा फोर्स लगाया तो हमारे मोमेंटम में क्या चेंज आया। सो वी ऑल नो दैट डेल्टा P = m v minus u, ठीक है। हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रूफ किया है, क्या है, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 किलोग्राम, ठीक है। अब v minus u, फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 0, ठीक है। 5, तो ये हो गया 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है हमारा,
अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में आ गया। केस 1 में चेंज इन मोमेंटम आया डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन मोमेंटम केस 2 में आया हमारा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या पता चलता है, जब हमने कम फोर्स लगाया था तो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या आया था, कम आया था। जब हमने ज़्यादा फोर्स लगाया था, व्हेन वी एक्सर्टेड मोर फोर्स ऑन द बॉल, तब क्या हुआ, हमारा ज़्यादा मोमेंटम आया। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट force is directly proportional to change in momentum. We can conclude कि जितना ज़्यादा हमारा फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉल पे, तो उतना क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। So we have concluded that force is directly proportional to change in momentum, कि जितना ज़्यादा हमारा फोर्स अप्लाई, कि जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे बॉल पर, उतना ही ज़्यादा हमारा चेंज इन मोमेंटम आएगा। As we all know, momentum that is P is equals to mv, mass into velocity. So we can put this value on this equation also. तो हम लोग को क्या पता चल सकता है कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी और वेलोसिटी के भी, कि जितना ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्ट का या हमारी बॉल का मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, और जितनी ज़्यादा हमारी वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उतना ही ज़्यादा फोर्स भी एक्सर्ट होगा। ठीक है, ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम लोगों ने तो यहाँ पे सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला था ना, अगर हम लोग इसका रेट निकालेंगे, रेट निकालने में क्या हो जाएगा गाइस, डेल्टा टी, हम लोग क्या करेंगे, नीचे बस टी से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये रेट निकल जाएगा इससे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा हमारा फोर्स होगा उतना ही कम क्या लगेगा, टाइम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज़्यादा हमारा फोर्स होगा उतना ही कम टाइम होगा, और जितना ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा उतना ही कम हमारा फोर्स बॉडी पर फोर्स लगेगा। जैसे हम लोग को एग्जाम्पल ले लें, सब लोग क्रिकेट देखते होंगे। ठीक है, क्रिकेट में क्या होता है, जब बॉलर बॉल कैच करता है, जब बॉलर बॉल कैच करता है तो क्या होता है, बॉल बहुत ही हाई वेलोसिटी से आ रही होती है। ठीक है, बॉलर जब अपना बॉल को कैच करने की कोशिश करता है तब क्या करता है, बॉल अपना नीचे की तरफ यूँ ड्रैग करता है हैंड। वो ड्रैग क्यों करता है, वो ड्रैग इसलिए करता है कि जब बॉल बहुत वेलोसिटी से आ रही है, हाई वेलोसिटी से आ रही है, और वो अपने हैंड में कैच करने की कोशिश करता है, तो क्या है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी, हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारे हैंड में, बॉलर के हैंड में फोर्स लगेगा। तो वो क्या करता है, उस वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। कम करने की कोशिश कैसे करता है, वो क्या करता है, अपने हैंड को नीचे ड्रैग करके उसे ग्रेजुअली डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी को ग्रेजुअली डिक्रीज करने की कोशिश करता है, कि वो एक बार में बॉल की वेलोसिटी को ना स्टॉप करके वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। उससे क्या, ग्रेजुअली डिक्रीज करने का फ़ायदा क्या होता है, उससे क्या होता है, जब ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा होता है तो क्या होता है, उतने टाइम में कुछ टाइम कंज्यूम कर लेता है, लेट्स से कि 3 या 4 सेकेंड कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा बॉल की वेलोसिटी को स्टॉप करने में बॉलर टाइम कंज्यूम करेगा, उतना ही कम क्या होगा, उसके हैंड में बॉल का फोर्स कम लगेगा। ठीक है, और उसके हैंड में चोट नहीं आएगी। अगर वो क्या करेगा, बॉल को वहीं उसी पॉइंट पर स्टॉप करने की कोशिश करेगा, इसी पॉइंट में स्टॉप करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, उस टाइम पे बॉल की क्या होगी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी हैंड में क्या लगेगा, फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हो सकता है उसके हाथ में क्या चोट आ जाए, ठीक है, या फिर कुछ हो जाए हाथ में। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है, बॉल की वेलोसिटी को ग्रेजुअली डिक्रीज करने की कोशिश करता है, ताकि वो टाइम भी कंज्यूम कर ले थोड़ा सा, उसकी हैंड में जो फोर्स लगने वाला है वो भी थोड़ा सा कम लगे। ठीक है, तो इसीलिए बॉलर के हैंड में कम चोट लगती है। हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। जैसे हम लोग जब कोई बीमार पड़ता है तब क्या डॉक्टर हमें पिल्स देते हैं। पिल्स क्या डॉक्टर हमें कोई एक दवा देता है, नहीं, डॉक्टर हमें क्या करते हैं, 2 या 3 दिन की या फिर उससे ज़्यादा दिन की भी दवा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि क्या है, दवा का जो असर है
जो दवा का अगर हमें एक पिल देगा तो जाहिर सी बात है कोई स्ट्रॉन्ग पिल होगी, हाई डोज वाली होगी, वो क्या कर सकती है, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है, हार्म पहुंचा सकती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, 2 या 3 दिन की या ज़्यादा दिन की दवा देते हैं, ताकि क्या हो, हमारी जो बीमारी हो या डिसीज़ हो वो क्या हो, ग्रेजुअली ठीक हो और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या पड़े, इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी एथलीट होता है, जब हाई जंप करता है, जब एथलीट हाई जंप करता है तो वो या तो लैंडिंग सैंड में करता है अपनी, या तो जो मैट होता है फॉर्म का मैट उसमें करता है। क्यों नहीं स्मूथ सड़क पे करता है, क्योंकि क्या होता है, स्मूथ फॉर्म में क्या होता है, जब वो लैंडिंग करता है तो वो क्या, फॉर्म थोड़ा सा कंप्रेस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब जंप करता है एथलीट कोई भी, तो वो एकदम से ही जंप कर लैंड से टकरा के ही जंप नहीं कर, स्टॉप नहीं होता। ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा जंप करता है, सॉरी मैट को कंप्रेस करता है, फिर ऊपर होता है, फिर कंप्रेस करेगा थोड़ा सा, फिर ऊपर होता है। तो क्या उसको रुकने में, उस मैन को उस मैट में रुकने में क्या थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेता है, तो क्या उसमें फोर्स नहीं लगता, उसमें फोर्स कम लगता है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो चुका होता है उस टाइम तक। या फिर कोई एथलीट जब सैंड में जंप करता है तो क्या होता है, सैंड में वो थोड़ा सा वहाँ सैंड में जंप करते ही नहीं स्टॉप हो जाता। ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा ड्रैग करता है, अगर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा तो उसे चोट लग जाएगी। वो ड्रैग इसीलिए होता है, ड्रैग इसलिए हो जाता है ताकि उसमें थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम हो जाए और उसमें फोर्स कम लगे। अब सड़क में क्या होता है, सड़क स्ट्रांग होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, स्मूथ होती है, उसमें क्या स्मूथ होती है, उसमें ड्रैग नहीं कर पाएगा, तो क्या है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि हाई वेलोसिटी से जब वहीं पे स्टॉप होगा, होने की कोशिश करेगा, तो क्या वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और सड़क में क्या होगा, उसे चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो चुके होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। सो गाइज, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट according to Newton's second law of motion, the rate of change in momentum is directly proportional to the force applied. So हम लोगों ने ये तो प्रूव कर लिया, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। नाउ हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हम लोगों ने जब केसेस पढ़े थे तब वहाँ पे प्रूव किया था ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इस p की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, लेकिन चेंज इन मोमेंटम की डेल्टा p की वैल्यू यहाँ पे रखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तब क्या होगा, इसकी जगह q लग जाएगा और k जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लग जाएगा। नाउ डेल्टा p, हम लोग अब क्या करेंगे, डेल्टा p की जगह ये वैल्यू रखेंगे, f इज इक्वल्स टू k and v minus u upon t. Now from the definition of acceleration, a is equals to v minus u upon t. हम सबको पता है a is equals to v minus u upon t होगा। हम लोग क्या करेंगे, v minus u upon t, यहाँ से इस वैल्यू की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, k क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो हम लोग इसकी वैल्यू 1 का एज्यूम कर सकते हैं। वी आर एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन आल्सो, देन और इक्वेशन विल बिकम f इज इक्वल्स टू ma, क्योंकि हमने k की जगह 1 रख दिया और ये m नोट डाउन करो, और v माइनस u अपॉन t की जगह यहाँ पर हमने a रख दिया। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आई। अब ये क्या है फ्रेंड्स, इस इक्वेशन से हमें देखकर क्या पता चलता है कि जितना ज़्यादा हमारा मास होगा उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी पर फोर्स लगेगा। ठीक है, या फिर किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, 0 लगेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही तो है। वो कैसे मोशन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट दी बॉडी। ठीक है, यही तो कह रहा है ये इक्वेशन कि किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए
हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर हम लोग फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन भी, हमारी बॉडी एक्सेलरेट भी नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? सो वी कैन कंक्लूड दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, and also we can conclude that Newton's second law of motion also gives the magnitude of force। ठीक है, हमें फोर्स की क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, हमें फोर्स की वैल्यू भी बताता है कि कितना फोर्स लगा। ठीक है, ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पिक्चर that the greater the mass of the object, the more force it will require to accelerate the object। जितना ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्ट का मास होगा, हमें उसे एक्सेलरेट करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो गाइस, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, व्हाई डू पैसेंजर्स इन अ मूविंग ट्रेन सडनली फील अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स एब्रप्टली। कोई भी हमारा व्हीकल होगा, ट्रेन होगा, बस या कार, उसमें बैठा पर्सन क्या होगा, जब व्हीकल हमारा मूव कर रहा होगा तब पर्सन का लोअर पार्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ चुका होता है और अपर पार्ट स्टेट ऑफ मोशन में व्हीकल के साथ होता है। तो क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से पर्सन को जर्क फील होता है, धक्का सा लगता है आगे। ठीक है, और इसका आंसर था ड्यू टू इनर्शिया, और सही आंसर दिया था नैतिक एंड कामाक्षी ने। थैंक यू नैतिक एंड कामाक्षी। सो गाइज, आई होप आज की आप लोगों को सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।